खुश है कि आज आपको हम सुनेंगे। आज का विषय है महाविदेह क्षेत्र, जो केवल हमने नाम ही सुना है, वो ज्यादा से ज्यादा सुना है तो इतना सुना है कि यहाँ पर तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, पर क्या है कैसा है आज हमें बताएंगे। हमारे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्रीमती मंजू जी नाहटा, श्राविका गौरव मंजू जी नाहटा, प्रतिभा पुरस्कार से नवाजी मंजू जी नाहटा। अब मैं ज्यादा समय ये न लगाकर मैं निवेदन करूंगी मंजू बाई से कि आप महाविद्या क्षेत्र में के बारे में बताइए। आचार्य तुलसी के चरणों में शत शत वंदन। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी, सभी को शत शत नमन। श्रद्धेया प्रमुखा श्री जी को सादर चरण वंदन, मथेन वंदामि। अत्र स्थित सभी महिला मंडल के पदाधिकारी गण एवं समभागी श्रोतागण, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है महाविदेह क्षेत्र। मैं इसके लिए आपको पावर पॉइंट से दिखाना चाहती हूं। देखिए, जैन धर्म दर्शन में कोई भी वस्तु हो अथवा कोई क्षेत्र हो, हम उसे 4 दृष्टियों से समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। वे 4 दृष्टियां हैं द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। स्क्रीन में 1 मिनट में बड़ी स्क्रीन कर देती हूं। आज हम महाविदेह एक क्षेत्र है, इसलिए इसे द्रव्यतः से पहले भी क्षेत्रतः जानना चाहेंगे। महाविदेह क्षेत्र है कहाँ? यह जम्बू द्वीप में है। और जम्बू द्वीप कहाँ है? तिर्यक लोक में। और तिर्यक लोक लोक के ठीक मध्य में है। आपके सामने मैंने लोक का एक नॉर्मल पिक्चर न रख के एक 18th सेंचुरी की मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को रखा है। आप देखिए, लोक को लोक पुरुष कहा जाता है हमारे आगम ग्रंथों में। यह लोक पुरुष का चित्र है, इसमें लोक है। यह लोक आप जनरली जो लोक देखते हैं उससे कुछ डिफरेंट है। यह खंडुकाकार अंकित किया गया है। इसके ठीक मध्य में तिर्यक लोक है। तिर्यक लोक में असंख्य द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्य द्वीप समुद्रों के ठीक मध्य में जम्बू द्वीप है। यह जम्बू द्वीप के मध्य में महाविदेह क्षेत्र है। जम्बू द्वीप ही एक ऐसा द्वीप है जो गोल आकार का है, प्रथम द्वीप है। और तिर्यक लोक के ठीक मध्य में, तिर्यक लोक लोक के ठीक मध्य में है। यह जम्बू द्वीप का एक चित्र है। इसे देखकर आपको सुस्पष्ट होगा कि मध्य में जो महाविदेह क्षेत्र है वह कितना बड़ा है। हम बिल्कुल दक्षिण की तरफ, जहां 1 नंबर लिखा है, हम इस भरत क्षेत्र में हैं। भरत क्षेत्र, उससे दुगुना हिमवान पर्वत, उससे दुगुना हेमवर्ष क्षेत्र, उससे दुगुना महाहिमवान, फिर हरिवर्ष, निषद पर्वत आदि हैं। यहां जो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 लिखे हुए हैं, इनका अर्थ है कि ठीक उत्तर से लेके दक्षिण तक महाविदेह क्षेत्र का व्यास 190 शलाकाओं का है। एक शलाका 526 6/19 योजन की है, 526 6/19 योजन की।
तो हमें जिस भी क्षेत्र की यह हाइट ऑफ द सेगमेंट जानना हो, या विषमपणा या विषकंभ या ऊंचाई उत्तर से दक्षिण जाननी हो, तो 526 6/19 को उतने से गुना करें, 2 से, 4 से, 8 से, तो हमें यह ऊंचाई प्राप्त हो जाती है कि यह क्षेत्र उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ है। महाविदेह क्षेत्र जो 64 शलाकाओं का है, अथवा कह दें 64 खंडों का है, इसे हम 526 6/19 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 33,684.4 योजन प्राप्त होता है। तो यह आपके सामने सुस्पष्ट है कि यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह चित्र भी जम्बू द्वीप का है, एक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है ओल्ड 16th-17th सेंचुरी की। इसके मध्य में महाविदेह क्षेत्र अंकित है। महाविदेह क्षेत्र के मध्य में 2 नदियां हैं। यह सीता नदी है, केशरी द्रह से निकलती है और यहां से होती हुई ये उत्तर कुरु से होती हुई महाविदेह क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर का महाविदेह, दक्षिण का महाविदेह, पश्चिम की ओर का, नहीं सॉरी, पूर्व की ओर का। इसके पश्चात हम देखते हैं एक सीतोदा नदी है जो इस तिगिंछ द्रह से निकलती है। तिगिंछ द्रह से निकलते हुए पूरे महाविदेह को 2 भागों में विभाजित करती है। पूरे महाविदेह में 32 विजय हैं। हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, महाविदेह के ठीक मध्य में मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के पास से 4 गजदंता पर्वत निकलते हैं। माल्यवंत पर्वत, सोमनस गजदंता पर्वत, विद्युतप्रभ पर्वत और गंधमादन पर्वत। इन्हें गजदंता इसलिए कहा गया कि ये हाथी के दांत के शेप के हैं। गंधमादन और माल्यवंत के मध्य में उत्तर कुरु क्षेत्र है जिसमें एक जम्बू वृक्ष है। जम्बू का अर्थ हुआ जामुन का वृक्ष है। ये बहुत विशाल है, लेकिन विशेष कथन यह है कि यह वनस्पति कायमय न होकर पृथ्वी कायमय है और इस वृक्ष के ऊपर ही इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उत्तर कुरु यौगिक क्षेत्र है। यहाँ सदैव पहले आर्य जैसे जुगलिया रहते हैं। उत्तर कुरु के दक्षिण में हम देख रहे हैं सोमनस और विद्युतप्रभ के मध्य में देवकुरु एक यौगिक क्षेत्र है। इसमें शालमली वृक्ष है, सेमल का वृक्ष है। और यहाँ मेरु से ये जो सफेद पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यह भद्रशाल वन है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसके पश्चात विजय शुरू होती हैं। 8 विजय ऊपर हैं उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। 8 विजय 9 से 16 नंबर नीचे की तरफ हैं, दक्षिण की तरफ। और फिर 17 से 24 नंबर तक 8 विजय पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ है। उत्तर पश्चिम की तरफ 25 से 32 नंबर विजय है। हम हमेशा सुनते ही हैं कि 32 विजय है एक महाविदेह में। अभी वर्तमान काल में जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में 8वीं विजय में सिमंदर जी स्वामी विराजमान हैं और 9वीं विजय में बाहु स्वामी, फिर 24वीं विजय में सुबाहु स्वामी और 25वीं में युगमंधर जी स्वामी विराजित हैं। इस प्रकार वर्तमान में 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जम्बू द्वीप निषद पर्वत और नील पर्वत के मध्य में है। यहाँ पश्चिम की 2 विजय जम्बू द्वीप की नीचे की ओर तर स्लोप हो जाता है, इसलिए वो अधोलोक को छू लेती हैं। इसलिए अनेक बार कहा भी जाता है कि महाविदेह क्षेत्र तिर्यक लोक में भी है और अधोलोक को भी छू लेता है।
ये 24वीं और 25वीं विजय नीचे की तरफ चली गई हैं। इसमें थोड़ा आप क्लोजअप में देखिए। हमने आपको पहले बताया कि जम्बू द्वीप की उत्तर से दक्षिण लंबाई 33,684.4 है, लेकिन यही जम्बू द्वीप पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा 1,00,000 योजन फैला हुआ है। मेरू पर्वत 10,000 योजन तक का है। भूमि के क्षेत्र में इसके डायमीटर 10,000 योजन है, हालांकि लंबाई इसकी 1,00,000 योजन है। तदुपरांत ये भद्रसाल वन दोनों तरफ है मेरू के, ये 22,000 योजन के 2 भद्रसाल वन 44,000 हुआ, और प्रत्येक विजय 2,212 7/8 योजन की है। और यहां हम देख रहे हैं पश्चिम से पूरब तक 16 विजय है, तो 2,212 7/8 को यदि हम 16 से गुणित करें तो हमें प्राप्त होते हैं 35,406। एक चीज आप ध्यान दीजिए, 2 विजयों के मध्य में वक्षार पर्वत है। यह वक्षार पर्वत इन दोनों क्षेत्रों को अलग करता है। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी विजय के मध्य में अंतर नदी है, जो इन्हें आपस में अलग कर देती है, विभाजित कर देती है। इसी प्रकार तीसरे चौथे के मध्य वक्षार, चौथे पांचवें के मध्य में नदी, पांचवें छठे के मध्य में पर्वत, और छठे सातवें के मध्य में एक विभंगा नदी है। तदुपरांत वक्षार पर्वत है, फिर 8वीं विजय है। 8वीं विजय के पश्चात यहाँ एक भद्रसाल वन, या आप उसे कह सकते हैं देवारण्य या सितोदा मुख वन है। सितोदा मुख वन 2,922 योजन का है, और ये दोनों तरफ है। इस तरफ भी सितोदा मुख वन है 24वीं और 25वीं के बाद। इस प्रकार हमें सितोदा मुख वन को हम 2 से गुणा करें तो 5,844। पूरी हम जोड़ लगाएं तो हमें पश्चिम से पूर्व तक महाविदेह 1,00,000 योजन फैला हुआ प्राप्त होता है। ये विजयों के नाम हैं, पहली दूसरी से लेकर 8वीं विजय तक के नाम, फिर इन 8 विजयों की राजधानियां, इनके मध्य में जो पर्वत आते हैं उनके नाम, और फिर अंतर नदियां ग्रहावती, द्राहावती और पंकावती हैं। इसी प्रकार आगे बढ़े 9वीं विजय से 16वीं विजय तक सारे विजयों के नाम, तदुपरांत राजधानियां, फिर 3 पर्वत जिनसे वे विभाजित होते हैं, और मध्य की 3 नदियां, अर्थात प्रत्येक विजय या तो पर्वत से विभाजित हो रहा है या नदी से। 17 से 24 ये 8 विजय भी, और इनकी 8 राजधानियां, 4 पर्वत और 3 नदियां। इसके पश्चात 25 से 32 नंबर की विजय, इनकी 8 राजधानियां, 4 पर्वत और 3 नदियां हैं। ये था सारा वर्णन हमने कि उस महाविदेह क्षेत्र में क्या क्या वस्तुएं हैं। इसके बाद हम देखें कि महाविदेह क्षेत्र का काल कैसा है। महाविदेह क्षेत्र में सदैव चतुर्थ आरा रहता है, पूर्व के महाविदेह में और पश्चिम के महाविदेह में, लेकिन मध्य में उत्तर कुरु और देव कुरु में सदैव प्रथम आरे जैसे यौगलिक रहते हैं। चतुर्थ आरा केवल पश्चिम और पूर्व में है। महाविदेह क्षेत्र का कभी भी भरत और ऐरावत क्षेत्रों जैसे काल परिवर्तन नहीं होता है, वहां सदैव चतुर्थ आरा ही हमें प्राप्त होता है। जबकि यहाँ देखिए भरत क्षेत्र थोड़ा बड़ा करके बनाया हुआ है, क्योंकि ये टू द स्केल नहीं है ये मैप। भरत क्षेत्र में 6 आरे आते हैं, अवसर्पिणी में और उत्सर्पिणी में। ठीक इसी भरत क्षेत्र की तरह ऐरावत क्षेत्र में भी 6 आरे आते हैं, और इसके पश्चात हिमवान पर्वत, फिर हेमवय क्षेत्र में सदैव तीसरे आरे जैसे यौगलिक ही रहते हैं।
वहां कभी कर्मभूमि नहीं होती। तदुपरांत महाहिमवान पर्वत, फिर यहाँ पर हरिवर्ष है, इसमें दूसरे आरे जैसे यौगिक, यहाँ प्रथम आरे जैसे यौगिक। इसके पश्चात ऊपर में भी इस क्षेत्र में रम्यक वर्ष में दूसरे आरे जैसे यौगिक, तदुपरांत पर्वत, फिर तीसरे आरे जैसे यौगिक हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि महाविदेह क्षेत्र में आरा परिवर्तित क्यों नहीं होता है। देखिए, यह काल चक्र है, इस तरफ अवसर्पिणी है और दूसरी तरफ उत्सर्पिणी काल है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये बारह के बारह आरे वर्तित होते हैं, लेकिन महाविदेह क्षेत्र में सदैव चतुर्थ आरे जैसा समय रहता है। इसका कारण है कि बहुत से नरक और देवगति में ऐसे ऐसे जीव हैं जो एक भवावतारी हैं, अर्थात कि नेक्स्ट भव में मोक्ष जाने वाले हैं। यदि महाविदेह क्षेत्र में सदैव चतुर्थ आरा न रहे, वहां भी भरत और ऐरावत क्षेत्र की तरह यूं ही काल परिवर्तित होता रहे, तो देखिए ये 18 कोटा कोटि सागर जितना समय ऐसा व्यतीत हो जाएगा कि कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अवसर्पिणी के पहले दूसरे तीसरे आरे में और उत्सर्पिणी के चौथे पांचवें छठे आरे में केवल यौगिक होते हैं। तो ये 18 कोटा कोटि सागरोपम का समय मोक्ष जाने का नहीं है। भरत और ऐरावत में हार्डली एक, और अवसर्पिणी में, और एक कोटा कोटि सागरोपम उत्सर्पिणी में इतना ही समय मिलता है कि जीव मोक्ष जा सकता है। और एक्चुअल में नियम यह है कि कोई भी सिद्ध होता है, फिर दूसरा सिद्ध संग संग भी हो सकता है, और मैक्सिमम यदि विरह काल हो तो 6 महीने का। 6 महीने के पश्चात कोई न कोई जीव मोक्ष जाएगा ही। 6 महीने से अधिक सिद्धावस्था का विरह नहीं है। तो यदि महाविदेह क्षेत्र में सदैव चतुर्थ आरा न रहे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। प्रश्न है कि महाविदेह क्षेत्र का नामकरण महाविदेह क्यों पड़ा। देखिए, यह महाविदेह शब्द कई कारण से पड़ा है। सबसे पहला तो ये शाश्वत नाम है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम महाविदेह है। सेकंड रीजन है कि ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपने देखा था ना, जम्बू द्वीप में इसमें 64 शलाकाएं या 64 खंड कह सकते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र था। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इस नाम की कि इस क्षेत्र से जीव देह युक्त से देह मुक्त, अर्थात कि विदेह होने की क्षमता रखता है। कभी भी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। महाविदेह में सदैव कर्म भूमि रहती है, यह यौगिक क्षेत्र नहीं होता। जैसे भरत ऐरावत में भी यौगिक क्षेत्र आते जाते रहते हैं, लेकिन महाविदेह कर्म भूमि है। तो इट्स मोर और लेस लाइक हमारी भूमि की तरह। अभी हमारा जैसा 5वां आरा है, उसी प्रकार वहां पर भी अपने जीविका अर्जन के लिए लोगों को काम करना पड़ता है। नगर ग्राम आदि भी ऐसे ही होते हैं, शॉप्स होते हैं, व्यवसाय होता है, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे खास विशेषता यह है कि वहां पर सुख अधिक है, दुख कम है। जबकि हमारे क्षेत्र में अभी पंचम आरे में दुख बहुलता पर है। और अभी इस पूरे साल तो हमने बहुत कुछ देखा है जो शायद आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये छठे आरे के आने की भूमिका कह सकते हैं, अर्थात कि वहां सुख संपन्नता अधिक है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां से जीव मोक्ष जा सकता है और तीर्थंकरों के पाद मूल में बैठकर वह श्रुति लाभ कर सकता है। तीर्थंकरों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो सकता है।
जो कि आज हमारी कर्म भूमि में पंचम आरे में संभव नहीं है। तीर्थंकर यदि महाविदेह क्षेत्र में हो तो जघन्य से एक महाविदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखलाया था कि 32 विजय हैं, उसमें 8वीं 9वीं और 24वीं 25वीं, इन 4 विजयों में ही 4 तीर्थंकर हैं, सिमंदर जी, युगमंदर जी, बाहु जी, सुबाहु जी। यदि हम 5 महाविदेहों की बात करें तो इस समय में जगन्य काल में 20 तीर्थंकर पाए जा सकते हैं। 5 महाविदेह कैसे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखलाती हूं। और अढ़ाई द्वीप का कथन करें तो 20 तीर्थंकर हो सकते हैं कम से कम जगन्यतया। अब हम उत्कृष्ट की बात करें तो एक महाविदेह में यदि उत्कृष्ट तीर्थंकर हो तो 32 एट अ टाइम हो सकते हैं, अर्थात कि प्रत्येक विजय में एक एक तीर्थंकर। तो एक महाविदय में यदि 32 तीर्थंकर हुए तो नेचुरली 5 महाविदेह में 160 हो जाएंगे, 32 इंटू 5। और अढ़ाई द्वीप यदि हम लें, अर्थात कि उत्कृष्ट काल के समय यदि भरत और ऐरवत क्षेत्र में भी हों तो 10 और हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार महाविदेह 5 हैं वैसे ही भरत और ऐरवत क्षेत्र भी 5-5 हैं, अर्थात कि 10 वहां के और 160 महाविदेह के। उत्कृष्टतः 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। यह सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि इतने इतने तीर्थंकरों का महाविदेह में सानिध्य प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये 5 महाविदेह कहाँ हैं वो दिखलाना चाहती हूं। यह भी एक 18th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट का पिक्चर है। इसमें अढ़ाई द्वीप दिखलाया गया है। यह जम्बू द्वीप है मध्य का। इसके अंदर एक महाविदेह क्षेत्र है। तदुपरांत लवण सागर है। यह लवण सागर के पश्चात धातकी खंड है। चारों ओर देखिए ये धातकी खंड है। जम्बू द्वीप का डायमीटर जहां 1 लाख योजन था, लवण सागर का डायमीटर 2 लाख योजन, अर्थात कि यह उससे दुगुना, और उससे दुगुना धातकी खंड है। धातकी खंड में 2 महाविदेह हैं, एक इस तरफ है और एक इधर है। 3 महाविदेह आप देख चुके हैं। इसके बाद कालोदधी सागर है। इस सागर के पश्चात फिर अर्ध पुष्कर द्वीप है। अर्ध पुष्कर के पश्चात है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत को लांघ कर कोई मनुष्य नहीं जाता है। मनुष्य केवल अढ़ाई द्वीप तक ही है, अर्थात कि अर्ध पुष्कर तक है, पूर्ण पुष्कर में नहीं पाए जाते हैं। अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 महाविदेह क्षेत्र हैं, एक इधर और एक यहाँ। तो हमने देखा इन टोटल 5 महाविदेह क्षेत्र हुए, 1 2 3 4 और 5। अब ऊपर देखिए 5 भरत क्षेत्र, ये जम्बू द्वीप में, सॉरी ये ऐरवत क्षेत्र है, उत्तर में ऐरवत क्षेत्र है। यह जम्बू द्वीप का ऐरवत, ये 2 धातकी खंड के ऐरवत, तदुपरांत अर्ध पुष्कर के 2 ऐरावत क्षेत्र। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ 5 भरत हैं, एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में। तो 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरवत क्षेत्र और 5 महाविदेह क्षेत्र हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद इच्छा होती है कि हम अब अपने अगले भाव में महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न हों, लेकिन हमें कभी भी ऐसी आशा, उत्कंठा, अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इसका कारण है कि जब कोई मनुष्य मिथ्यात्व में आयुष्य का बंध करता है तभी पुनः वह मनुष्य गति को प्राप्त करता है। सम्यक्त्व में तो मनुष्य
यदि आयुष्य बंध करे, मृत्यु को प्राप्त करे, तो एक देव गति ही होती है जिसको वो प्राप्त करता है। इसलिए हमें पुनः मनुष्य बनने की ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखलानी चाहिए, और यूं भी कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। कामना स्वयं ही मोह कर्म को आकृष्ट करती है। ठीक है, हम अपने कर्म करते रहें जैसे भी हम कर पाए, अच्छे से अच्छे अपने अपने समझ में। प्रतनु कर्म हो, हल्के कर्म हो, कर्म तो देखिए बंधेंगे, उनसे हम मुक्त हो नहीं सकते, लेकिन वे अशुभ न हो, उनमें अशुभ रस न हो, उनकी स्थिति उत्कृष्ट न हो, बस ये ध्यान रखना है। और हमें कोई भी नियाणा नहीं करना है, निदान नहीं करना है कि मुझे देव गति चाहिए या मुझे महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होना है, आदि आदि। और लोक की अनुप्रेक्षा करना एक बहुत शुभ ध्यान है। इसलिए देखिए, पुराने समय में आचार्यों के, संभवतः आचार्यों के निर्देश से उस समय के श्रावक हों या साधु, किसका बनाया हुआ है ये चित्र मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कितने सुंदर चित्र बनाते थे, कितने अट्रैक्टिव हैं ये चित्र, जो हमें स्वयं अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं और कुछ धर्म ध्यान की तरफ प्रेरित करते हैं। क्योंकि जब हम जानेंगे हम कहाँ हैं, तभी हम ये सोच पाएंगे कि हमें इधर से कैसे निकलना है और आगे क्या करना है। हम अपने कर्मों को उस प्रकार से ढाल पाएंगे। आज के समय को देखते हुए मैं अपने कथन को यहीं विराम देती हूँ, और उससे पहले महिला मंडल को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपनी भावनाओं को आपके साथ बांट सकी, आपके साथ शेयर कर सकी। जय जिनेंद्र। Thank you so much. कुछ पूछना चाहिए मंजू भाई? मंजू जी नाटा, करुणा, क्वेरीज ले क्या आंटी? कुछ पूछना हाँ, चाहिए? नो प्रॉब्लम। हाँ, किसी के कोई हो प्रश्न तो जरूर पूछें। अपना हाथ में रेज हैंड कर दें, रेज योर हैंड। आप उनके प्रश्न रख दीजिए, मैं उत्तर दे दूंगी। यस, रूबी जी बाफना, रूबी जी बाफना, साक्षी जी सुराना, साक्षी जी सुराना, रूबी जी ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र। मैं बोल रही थी कि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताइए कि हम अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे हैं, जो हम भरत क्षेत्र है। हाँ, भरत क्षेत्र में है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये हमारा वो जम्बू द्वीप वाला भरत, जम्बू द्वीप वाला हमारा जो भरत क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप वाला भरत क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अच्छा, तो इस जम्बू द्वीप, हाँ बोलिए। इस जम्बू द्वीप वाले भरत क्षेत्र में ये जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस है वो सब इसी में ही आ गए क्या? जो भरत क्षेत्र है ना, मैं दिखाऊं वापस हाँ, डायग्राम आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये भरत क्षेत्र है, ये भरत हाँ, क्षेत्र है, हम इसी में हैं और हम अभी इससे बाहर नहीं जा सकते। कोई सोचे अच्छा, निकल के थोड़ा महाविद्य घूम के वापस आ जाए, ये पॉसिबल। हाँ, ये जिन वाणी है कि हम भरत क्षेत्र में ही होंगे और यहीं रह पाएंगे, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। और आप यदि अच्छा, मैं यहाँ बताऊं कि इंडिया का मैप कहाँ है या कोलकाता कहाँ है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट। नहीं मतलब जो हमारे जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी में समाये हुए हैं क्या? असंख्य द्वीप समुद्र इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कौन से ओशियंस की बात कर रहे हैं? वही जो नॉर्मल हमारे जो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और वो सब। हमारी जो ज्योग्राफी है डेफिनेटली ये इस या हाँ, हाँ बिल्कुल इसी के अंदर ही है, क्योंकि वहां हम जा पा रहे हैं। जिस ओके, हम जा रहे हैं
डेफिनेटली भरत क्षेत्र होगा। भरत से बाहर हम नहीं जा सकते। हाँ, कोई अच्छा। देव, कभी कोई देव संहरण करके किसी को कहीं पटक दे, वो बात है। हाँ। और ये जो लोक के किस पार्ट में आते हैं, लोक के डायग्राम के अंदर, ये बता सकते हैं एक बार वापस? हाँ, जरूर बता सकते पूरे लोक में ये वाला क्षेत्र कहाँ है? ये पहली बार, ये इसमें, ये देखिए, ये हालांकि ये लोक का क्षेत्र है, आप इसको पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं, जैसा जनरली हम कहते हैं ना, अब ये वही लोक का क्षेत्र है। लोक के ठीक मध्य में ये जो एक रज्जु का क्षेत्र है, एक लोक है। ओके। समतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे होता है। यस यस। और यहाँ पर ये, यहाँ तिर्यक लोक के मध्य में जम्बू द्वीप, के मध्य में महाविदेह क्षेत्र, और हम यहाँ हैं भरत क्षेत्र में। और जो तीर्थंकर हैं वो इस जगह में तीर्थंकर हैं, अभी 2, सीमंत जी, बाहु जी, सुबाहु जी और युगमंधर जी। और जो अधोलोक है वो इसी से कनेक्टेड है नीचे? वो डाउन है। ये जो पश्चिमी विजय है ना, ये नीचे चली, मतलब वहां का लैंड स्लोपिंग है, थोड़ा नीचे चला। अच्छा। तो अधोलोक को टच करता है, इसलिए अच्छा, ओके, है कि पश्चिम महाविदय की 2 विजयें अधोलोक को छूती हैं। अच्छा, ओके। इसीलिए वो लोग कई बार बोलते हैं कि वो नीचे की तरफ जाती है तो अधोलोक को छूती है। अच्छा, यहाँ ये और ध्यान दीजिए, ठहरिए मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये जो मेरू पर्वत है ना, ये यहाँ पे 10 योजन फैला हुआ है। 5000 डेफिनेटली पश्चिम की तरफ होगा और 5000 पूर्व की तरफ होगा। यहाँ से भूमि 5000 तो ये मेरू में चली गई। इसके पश्चात 3000 भूमि प्लेन है, बिल्कुल 3000 जाने के पश्चात संभवतः यहाँ 3000 पूरा होगा। 3000 जाने के पश्चात तर 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 भूमि नीचे की ओर गई है। और ये और 25वीं, इन 2 विजयों की भूमि इतनी नीचे गई है कि वो अधोलोक को छू गई। इसका अर्थ हुआ ये जो 50,000 योजन इधर है ना, क्योंकि 50,000 योजन तो इस तरफ है, 50,000 योजन में 5,000 मेरू का छोड़िए, 3,000 वो समतली लीजिए, 8,000, 42,000 धीरे धीरे स्लोप हुई है, जो 24वीं 25वीं विजय डाउन गई। कभी एब्रप्टली नहीं होगा, कुआं थोड़ी है। प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आभार आपका, कृतज्ञ उसमें। वेलकम। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारी प्रधान ट्रस्टी शांता जी पुगलिया भी हैंड रेज कर रहे थे, तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस शांता आंटी, यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चन। आप, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। शांता आंटी, हाँ, अनम्यूट करिए। यस यस शांता जी पुगलिया, विद योर क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र मंजू भाई, मेरी एक जिज्ञासा है कि महाविदेह क्षेत्र 5 है, भरत और एरावत क्षेत्र भी 5-5 है, तो ये क्या 5 एक जैसे हैं या इनमें कुछ भिन्नता है? और दूसरा एक मेरा प्रश्न है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आर्य के युगलियों में क्या फर्क है, या सारे आर्य के युगलिये एक ही जैसे होते हैं, उनकी दिनचर्या, उनका? वन बाय वन क्वेश्चन लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, वैसे तो भरत ऐरावत एक जैसे ही हैं, क्षेत्र में डबल हैं, डेफिनेटली क्षेत्र में एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि धातकी खंड बहुत बड़ा है और उसके पश्चात अर्धपुष्कर भी बहुत बड़ा है, तो उसके भरत क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र भी बड़े होंगे। और एक चीज आप ध्यान रखिए, ये जो मेरू पर्वत हम 1 लाख योजन का कहते हैं ना, ये केवल हमारे जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत ही 1 लाख योजन ऊंचा है। अन्य क्षेत्रों के, उनमें भी मेरू पर्वत होंगे जो महाविदेह में, वो थोड़े इससे छोटे हैं। ये फर्क मेंशन रहता है और मोर और लेस एक जैसे होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आर्य के युगलियों में क्या डिफरेंस, फर्क क्या है?
या दोनों सबकी दिनचर्या एक ही जैसी? देखिए, पहले आर्य के जो युगलियां हैं ना, ये जो उत्तर कुरु और देव कुरु वाले हैं, ये मच बेटर हैं। इनकी हाइट भी 3 कोस की होती है और इनका आयुष्य भी 3 पल्योपम का होता है। ये 3 दिन के अंतराल से बहुत एक मूंग के दाने जितना या इतना ही अन्न या जो भी कुछ ग्रहण करते हैं भोजन, अर्थात कि ये मच बेटर हैं। इनसे थोड़े वर्ष दूसरे आर्य के युगलियां हैं और वो क्या, उनकी लंबाई भी कम है, उनका आयुष्य 2 कोस का, लंबाई लंबाई उनकी अवगाहना 2 कोस की, उनका आयुष्य 2 पल्योपम का होगा और वे थोड़ा अधिक भोजन ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात और इनके बच्चों के लालन पालन में भी फर्क है। वो अधिक दिन लालन पालन करते हैं। प्रथम आर्य वाले केवल 49 डेज, उसके बाद वाले फिर 64 दिन उनका लालन पालन करते हैं। उसके बाद तीसरे आर्य वाले युगलिया जो यहाँ पर हैं, वो और अधिक दिन 79 डेज अप्रोक्सीमेटली लालन पालन करते हैं। उनका आयुष्य 1 पल्योपम का, उनकी अवगाहना 1 कोस की। इस प्रकार थोड़ा वर्ष होते गया है। पहले आर्य युगलीय से तीसरे आर्य के युगलीय थोड़े वर्ष हुए हैं। लेकिन भरत क्षेत्र में जब पहला आ रहा होगा तो वो यौगिक इस देव उत्तर कुरु और देव कुरु जैसे होंगे। जब भरत और ऐरावत में दूसरे आर्य जैसे यौगिक होंगे तो वे इस क्षेत्र जैसे होंगे। तीसरे आर्य वाले ये इस क्षेत्र जैसे होंगे। क्लियर? यहां पर भी भरत के पश्चात यहां पर जो हेमवय है, यहां सदैव तीसरे आर्य जैसे यौगिक, फिर हरिवर्ष है, इसमें सदैव दूसरे आर्य जैसे यौगिक, ये एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि जो उत्तर कुरु मतलब और कहीं पर है तो वो और तरह के हैं और दूसरे क्षेत्र के अलग तरह के हैं। मोर और लेस प्रिंसिपल्स एक जैसे ही हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता मंजू भाई। जी। कुछ प्रश्न और हैं, कभी लिखित में भेजूंगी, अभी सबको टाइम दिया जाएगा ना। अगली बार क्लास ले तब पूछ लेना भाई। हाँ जरूर जरूर। हमारे बीच सुनीता जी जैन है, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, वे अपना सवाल पूछिए। सुनीता जी जैन। ओके। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं पूछना चाहती थी, जैसे वो जो प्लैनेट्स आते हैं हमारे, सब जितने भी प्लैनेट्स है यूनिवर्स में, जो भी दूसरी चीजें हैं, कॉमेट्स वगैरह है, मून सन, वो सब इसी के अंदर आएंगे या वो फिर देवता है जो ज्योतिष देव है उसमें आएंगे? जो प्लैनेट्स वगैरह वो किस में आते हैं? ज्योतिष देव में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 ज्योतिष चक्र के देव हैं और ये हमारे इस तिर्यक लोक से 790 योजन ऊपर हैं। तो फिर है ना, जो हमारे जो साइंटिस्ट फाइंड आउट किए हैं उधर वैसे कुछ विमान जैसे नहीं है, वो ग्रह जैसे वो बताते हैं, वो और जो हमारा है वो सेम है क्या? ये मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने जो फाइंड किया है और जो भगवान ने जो बताए, मतलब जो जैसे वो कहते हैं वो चंद्र पे चले गए और जो भगवान जिस चंद्र का वर्णन कर रहे हैं, चंद्र ज्योतिष देव का, हो सकता है वो दोनों सेम ही ना हो, क्योंकि हमारे भगवान इसलिए कि हम चंद्र पर नहीं जा सकते हैं, हम भरत क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। और इस पर तो एक और भी फिल्म बन गई है, जैसे कहा जाता है कि वो गए ही नहीं और उन्होंने शूटिंग कर ली कहीं पर किसी डेजर्ट में। सो ऑल गॉड नोज, हम नहीं कह सकते कि वो गए या नहीं गए, लेकिन हम जिन वाणी के अनुसार हम जा नहीं पाएंगे। ग्रह पर भी नहीं जा सकता है ना, जो भी ग्रह है उधर, जो प्लैनेट्स है। भगवान की वाणी के अनुसार हम उन ग्रहों पर हम नहीं जा सकते। अभी मनुष्य अवस्था में देव बनकर जा सकते। हाँ सही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे बीच सज्जन जी चोरडिया है नासिक से। आई वुड रिक्वेस्ट हर टू पुट अप अ क्वेश्चन प्लीज। सज्जन जी चोरडिया। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जिनेंद्र। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या हम ये भावना बांध सकते हैं कि अगला जन्म हमारा महाविद्य क्षेत्र में हो? नहीं, इसलिए कि आप मनुष्य से वापस मनुष्य बनने जा रहे हैं या ऐसी भावना भा रहे हैं, तो उसके गर्भ में तो यही बात छिप गई कि आप पहले मिथ्यात्व में जाएंगे, मिथ्यात्व में आयुष्य बांधेंगे, तब मनुष्य से मनुष्य बनेंगे।
यदि हम सम्यक्त्वी रहे तो देवायुष्य निश्चित है। नहीं, मेरा इंट्यूशन ये है कि शायद महाविद्य क्षेत्र में गए तो अनंत भगवान के दर्शन होंगे, हाँ, इसलिए पूछ। ये लालच रहता है, ये सबकी अभिलाषा भी रहती है, लेकिन ये अभिलाषा हमें करनी नहीं चाहिए। यह मोह कर्म को उपजाती है, मोह कर्म को की वृद्धि करती है। हम अपना कार्य करें, हम अच्छे कर्म करें, फल की ओर ध्यान न दें, उसकी कामना न करें, फल के लिए काम न करें। कृतज्ञोस्मि। फल स्वतः मिलेगा। जय जिनेंद्र। ठीक। भाई आपका टाइम 4 बजे तक रखें? हाँ, हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। मंजू जी, एक हुसूर से डिम्पल जी ने प्रश्न चैट बॉक्स में डाला है हाँ, कि बोलिए। यौगिक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? देवगति में, डेफिनेटली। और वे जितने आयुष्य वाले होते हैं ना, यौगिक 3 पल्योपम के, 2 पल्योपम के या 1 पल्योपम के, तो उससे ज्यादा आयुष्य वाले देव नहीं बनते हैं। उसके अंदर अंदर ही आयुष्य वाले देव वो बनते हैं नियमतः। अब मैंने अनम्यूट किया है हमारे अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल की जॉइंट सेक्रेटरी मधु जी, वे अपने सवाल के साथ। मधु जी देरासरिया। प्रणाम मंजू जी, जय जिनेंद्र। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ मंजू जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जनरली जैसे बोलते हैं अपने सिमंदर स्वामी को ही याद करते हैं, तो युगबंदर, सुबाहु, बाहु, ये जो चार तीर्थंकर है महाविदेश क्षेत्र में, तो हम सिमंदर स्वामी को ही क्यों ज्यादा मतलब याद करते हैं, जबकि दूरी तो सबकी बराबर की ही है? तो इसका रीजन क्या है कि हम ज्यादातर उनको ही याद करते हैं? हाँ, देखिए, ये है कि ये जो 20 विहरमान है ना, हाँ जी, युगमंदर जी, बाहु, सुबाहु आदि 20 विहरमान है। हाँ, ये 20 एक साथ 17वें कुंथु प्रभु जब हुए थे, उनके निर्वाण के पश्चात तो ये पैदा हुए। फिर जो हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत प्रभु हुए, उन निर्वाण के पश्चात इन्होंने एक साथ दीक्षा ली थी 20 विहरमानों ने। और उसके बाद 1 मास करीबन ये छद्मास्तावस्था में रहे, तदुपरांत ये केवल ज्ञानी हो गए। और अब आने वाली जो 24 होगी ना, उस 7वें प्रभु होंगे उदयनाथ जी। उनके काल में, उदयनाथ जी के समय में ये एक साथ 20 के 20 निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो अब बताइए, इनमें कहाँ कोई ऊंच नीच हुई? कुछ ऑल आर अलाइक। अब प्रश्न है कि सब सिमंदर जी स्वामी को ही क्यों वंदना करते हैं ईशान कोण की तरफ मुंह देकर? देखिए, जो सबसे पहले नाम आ जाता है ना, जो सबसे बड़ा होता है, हम उसी के नाम को ही प्रमुखता दे देते हैं। आप पुराने जमाने में जब ऐसे होते थे कि भाई फलांचन की माँ, जैसे मैं अपनी माँ की बात कहती हूँ, हमारे माँ के 6 बच्चे हैं, सबसे मेरे भाई साहब हैं, उनका नाम माणक है, तो सब उनको कहते थे माणक की माँ। क्यों? विमल की माँ नहीं, या मंजू की माँ नहीं, किसकी नहीं? तो इसका कारण यह हुआ कि जो पहला होता है उसका नाम लेके कह दिया जाता है, लेकिन उसके गर्भ में सभी के लिए वो वंदना गर्भित है, उसके साथ में युक्त है। बट देयर इज नथिंग कि सिमंदर जी स्वामी कुछ स्पेशल है या दूसरे कुछ कम है। ठीक है, थैंक यू। हमारे बीच तेजपुर से सरिता जी नाहटा है। आई रिक्वेस्ट टू पुट योर क्वेश्चन, सरिता जी नाहटा। जय जिनेंद्र मंजू आंटी। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो ये तीर्थंकर भगवान बताए ना, उत्कृष्ट और जघन्य और उत्कृष्ट, उनका एक बार एक्सप्लेनेशन वापस बता दीजिए ना, मुझे वो लास्ट वाला एकदम समझ में नहीं आया, जो 170 कैसे हुए वो ज्यादा समझ में नहीं आया। एक सेकेंड बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 32 विजय, प्रत्येक विजय में 1-1 हो और 5 महाविजय हो तो 160 हो गए। जिस समय वहां 160 हैं, यदि सपोज करिए उसी समय भरत और ऐरवत क्षेत्र में चतुर्थ आरा हो या उत्सर्पिणी का तीसरा आरा हो, जिसमें यहाँ पर भी तीर्थंकर होते हो, वैसा हो, तो 5 भरत में 5 तीर्थंकर, 5 में 5 तीर्थंकर, तो 10 गए ना एक्स्ट्रा। तो
तो महाविद्या के और 5 भरत और एरवत क्षेत्र के 10 तीर्थंकर। 160 + 10 = 170। अब समझ। थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या हमें? वो तो ये फेसबुक पर लाइव सेशन है, आप अखिल भारती के पेज पर जाएंगे तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको आराम से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। मंजू जी, एक अहमदाबाद से किरण ने सवाल रखा है, क्या महाविद्या का जो पूरा एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशन है वो सिर्फ जैन धर्म में ही है या अन्य धर्म में भी ऐसे बताया गया है कि महाविद्या क्षेत्र होता है? देखिए, जहां तक क्षेत्रों का कथन है ना, तो इन क्षेत्रों के नाम हमें अन्य दर्शनों में भी मिलते हैं। जैसे जम्बू द्वीप केवल जैन धर्म में नहीं है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में, वैदिक स्क्रिप्चर में भी मेरू पर्वत या मेरू नाम मिलेगा, जम्बू नाम मिलते हैं। तो नाम मिल सकता है, लेकिन वर्णन विभिन्न तरह का हो सकता है, वर्णन सेम न हो। क्लियर? वो लोक का ऐसा चित्र नहीं बताते हैं जैसा हम बता रहे हैं, तो फिर सारी चीजें फर्क हो जाएंगी। नाम मिलते हैं, सिमिलर नाम मिलते हैं हमें भौगोलिक क्षेत्रों के। थैंक यू। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, वे पूछ रही है कि हम सबका परम लक्ष्य है मोक्ष पे जाना और महाविद्या में होकर ही हम मोक्ष जाएंगे, तो फिर महाविद्या क्षेत्र में जाने की जो हम कामना करते हैं वह सही क्यों नहीं है? देखिए, अभी हम मनुष्य हैं, राइट? और वही मैं बार बार आपको दोहरा रही हूं कि मनुष्य से मनुष्य रूप में उत्पन्न होना अर्थात मिथ्यात्व में आयुष्य का बंध करना। हम क्यों चाहेंगे कि हम पहले मिथ्यात्व में जाएं फिर मनुष्य भाव प्राप्त करें? अब पता नहीं है वहां मिथ्यात्व का हमारा कैसी डिग्री हो जाए, हम वापस कहीं यही छठे आरे के मनुष्य बन गए तो भी मुश्किल है। तो महाविद्या में जाएं ऐसी कामना न करें, अर्थात कि मनुष्य से मनुष्य बनने की कामना न करें। हम अच्छे कर्म करें, कामना करना ही तो मोह कर्म है। हम कामना क्यों करें? कार्य करें, कर्म करें। मेरे कहने का आप भाव समझिए, क्योंकि आप महाविद्या के मनुष्य बने या कहीं और के बने, मिथ्यात्व में आयुष्य तो बांधना ही हुआ ना। तो उससे बचने के लिए मैं कहती हूं, कभी आप ये भावनाएं न भाएं, आप अपने कार्य करते रहें ना, अच्छे से अच्छे काम करिए, हल्के से हल्के कर्मों को बंद करिए, अपनी भावना को शुद्ध रखिए। यदि भाव शुद्ध हैं तो भाव भी शुद्ध होगा। इस भाव में नहीं तो कभी नेक्स्ट भाव में, क्योंकि यह हमारे आपके कहने और करने से नहीं होगा। पहले तो हमें शुक्ल पक्ष में जाना होगा, फिर शुक्ल पक्ष का जब हमारा अंत होगा तब हमें सिद्धि प्राप्त होगी, उससे पहले नहीं। और हो सकता है हम शुक्ल पक्ष में ही हों, और शुक्ल पक्ष हमारा कितना बाकी है, उसके बाद हम यदि सिद्ध होने वाले हैं तो स्वतः ही चले जाएंगे जहां जाना है। समझ नहीं आया हो तो पुनः बताऊं? मंजू आंटी, यहाँ पर हैंड रेस के भी नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और क्वेश्चंस का फ्लो भी फुल फ्लेज्ड है, और घड़ी की तरफ देखें तो इट्स 4 o'clock, तो आप जैसे आज्ञा दें, क्योंकि ये क्लासेस का सीरीज हमारा चलेगा एज यू सजेस्ट। लाइक नहीं, वो चाहें तो अभी पूछ सकते हैं, 5-10 मिनट और कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। till 4:15 also we can stretch it. Okay, that's great. Thank you so much. मैं अनम्यूट कर रही हूँ राशि जी जैन को। राशि जी जैन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ राशि जी। और ज्योति जी पुगलिया को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। राशि जी जैन, यस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। हाँ जी, बहुत आ रही है, बहुत आ रही है, आप बढ़िए आगे। ओम राम। बहुत अच्छा समझाया मंजू जी ने। और मेरा प्रश्न यह है कि 5 महाविद्या क्षेत्र हैं, लेकिन जम्बूद्वीप के महाविद्या क्षेत्र जो वेस्टर्न साइड के जो पृथ्वी है वो 3000 योजन के बाद ही स्लोप शुरू होता है। क्यों ये, व्हाट इज द रीजन कि वहीं पर स्लोप शुरू होकर 1000 योजन नीचे जाता है दो भूमि? देखिए, स्लोप, कोई भी चीज स्लोप होती है, आप ध्यान दीजिए। क्या एब्रप्टली स्लोप होता है क्या? कभी नहीं, ग्रेजुअली होता है। एब्रप्टली होगा तो कुआं जैसा हो जाएगा ना। नहीं, आई अंडरस्टूड कि
आई अंडरस्टूड, बट सभी महाविद्यालय क्षेत्र में वो स्लोप नहीं है कहा जाता है, बट यहाँ पर महाविद्यालय क्षेत्र में वो पृथ्वी गई हुई है, इसका भी क्या कोई रीजन है क्या? रीजन ये भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है कि ये ऐसा इसलिए हुआ, बट कि ये भौगोलिक क्षेत्र है। Only the one part of left side one part is going, बाकी महाविद्यालय क्षेत्र तो नहीं जा रहा है, सिर्फ जम्बू द्वीप के महाविद्यालय क्षेत्र का वेस्टर्न साइड ही स्लोपिंग है, और वही दो विजय नीचे जा रही है, नीचे लोक तक। हाँ तो बिल्कुल, इससे संबंधित कोई कारण है क्या? बस कारण नहीं है कुछ भी, भौगोलिक स्थिति है। ओम अरम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू आंटी, यहाँ पे एक सजेशन ये भी आया है कि पूरे दिन का सेशन रखिए, तभी हमारी जिज्ञासाएं पूरी होगी। नहीं, आप अब भी पूछ लीजिए जो पूछना है, पूरा दिन मत रखिए। रूबी जी बाफना हमारे बीच है, प्रेसिडेंट, तो मैं चाहूंगी रूबी जी आप अपना सवाल रखें। हाँ जी, जय जिनेंद्र मंजू जी, सभी को जय जिनेंद्र। मंजू जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि हमने अभी पढ़ा कि 32 विजय हैं, उसमें 8वीं 9वीं और 24 25 में तीर्थंकर है, सिमंदर स्वामी और है, तो हमारे निकट सबसे निकट कौन से हैं? हम कहते सिमंदर स्वामी है, लेकिन अगर हम मैप में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? हाँ मैं बताती हूँ। देखिए हम यहाँ हैं, राइट? हाँ, इस जगह है भरत क्षेत्र में, ठीक है। और सिमंदर स्वामी कहाँ है? इस विजय में है, 8वीं में। 8वीं में, हाँ। तो 8वीं से तो पहले 9वीं हमारे पास है ना? हाँ जी, वही है ना। तो ये भौगोलिक, मतलब आप यदि भूगोल की दृष्टि से या इस स्थान से इस स्थान की दूरी की दृष्टि से हम नजदीक नहीं है, ये भावना की दृष्टि से हो सकता है, क्योंकि ये स्पष्टतया आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र अधिक नजदीक है, इसी प्रकार यह अधिक नजदीक। हाँ, 24। बट ये कैसे नजदीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भाव प्रधान, द्रव्य प्रधान नहीं है, क्षेत्र प्रधान नहीं है। अच्छा, ठीक है। ओम, थैंक यू। थैंक यू रूबी जी। महक जी डागा, यू कैन कम अप विथ योर क्वेश्चन। महक जी डागा। जय जिनेंद्र मंजू, जय जिनेंद्र। जैसा कि आपने कहा कि हमें मनुष्य बनने की या महाविद्यालय क्षेत्र में जन्म लेने की यह भावना नहीं रखनी चाहिए, जिससे कर्मों का बंधन होता है, तो क्या हमें अरहत बनने की भावना रखनी चाहिए कि नहीं? और क्या यह भावना भी कर्म बंध का कारण बनती है? सुनिए, सब समय आपके सर पे यह सवार नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो अरहती बनना है। ओके। बनना है, अरहती बनना है कि रटन से तो हम अरहत भी नहीं बनेंगे, एक हमें अहम जरूर आ जाएगा जिससे हमें दूर रहना है। अरहत बनने के लिए जो उचित कार्य हैं वो कार्य अधिक आवश्यक है, आप समझे? हाँ। की अधिक आवश्यकता है, खाली ये भावना भाने से कुछ नहीं होगा। ओके। यदि आप एक ही भावना भावें कि मुझे साधु बनना है, मुझे साधु बनना है, और साधु बनने लायक हम कोई कार्य ही न करें, तो क्या वह कहीं से भी वो औचित्य है क्या? वो अच्छा है क्या? नहीं है। ठीक बात है। हमें काम करना है और भावना रखना, दैट्स ऑल। लेकिन वही भावना भाते रहें, वही शब्द अटर करते रहें, कुछ नहीं होना है उसको। प्रियंका जी सामोता, प्रियंका जी सामोता, यू कैन कम अप विथ योर क्वेश्चन। जय जिनेंद्र मंजू जी। जय जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन अर्ध पुष्कर द्वीप को आधा लेते ना, हाफ करते ना, तो वो हाफ कहाँ से होता, मतलब यूं मेरे को वो देखना। ये मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आधा है पुष्कर द्वीप, राइट? और फिर मानुषोत्तर पर्वत है, इसके बाद फिर आधा पुष्कर द्वीप है जो इसमें नहीं दिखाया गया क्योंकि ये क्षेत्र अढ़ाई द्वीप है। कभी मैं आपको पूरा लोक समझाऊंगी तब मैं आपको पूरा दिखा सकती हूँ कि ये पूर्ण पुष्कर है, उसका नाम होगा पूर्ण पुष्कर। और ये अर्ध पुष्कर तक ही मनुष्य जाते हैं, इसलिए कोई भी महाविद्यालय क्षेत्र हो, चाहे ऐरवत हो, चाहे भरत हो, वो अर्ध तक के ही लिए जाएंगे। मानुषोत्तर पर्वत को मनुष्य पार नहीं कर सकता। मंजू जी, हाँ मंजू जी, ओम आराम।
थैंक यू। मेरा प्रश्न है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरा प्रश्न है, जो विजय है, 32 विजय है, वे विजय जैसे कोई लंदन, अमेरिका, इस प्रकार की विजय है, कैसी विजय है वो बताइए। ये देखिए, ये विजय है, सपोज ये पहली विजय है। एक विजय में 6 खंड होते हैं। 5 मलेच्छ खंड, 1 2 3, फिर ये 4 और ये 5वां, ये 5 खंड मलेच्छ हैं। और ये जो बीच में है ना, ये आर्य खंड है। और इसकी ये मलेच्छ खंड, आर्य खंड बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हम भरत क्षेत्र में कहते हैं ना, भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, 5 और 1 आर्य खंड, वैसे ही विजयों में 6 खंड हैं। सभी विजय में। हाँ, और ये आपको ब्लैक जो दिख रही हैं, ये भी अंतर नदियां ही हैं ये। अच्छा। इसके जितनी बड़ी नदी नहीं है, छोटी छोटी। तो ये एक दूसरे में नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं, ये एक विजय से दूसरी विजय में नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि कभी भी एक साथ 2 तीर्थंकर नहीं मिलते हैं ना। अच्छा, नहीं मिलते हैं। ठीक, थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी आंटी। रेखा जी, आप सवाल पूछ सकती हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रेखा जी। जय जिनेंद्र आंटी, बहुत बहुत आभार। मेरा ये पूछना था कि जम्बूद्वीप में 2 सूरज है बोलते हैं ना, तो अपन जो सूर्य देखते हैं वो साइंस के हिसाब से मुंह नहीं होता है, तो वो मुंह होता है क्या? और अपना जो सोलार सिस्टम है वो पूरा भरत क्षेत्र में आ जाता है क्या? वो मेरा एक डाउट था। और 790 योजन के ऊपर ज्योतिष चक्र स्टार्ट होता है वो, तो अपन आके अबव 900 नहीं जा सकते ना ऊर्ध्व लोक में, तो उतना तक तो अपन जा सकते हैं ना? कहाँ तक जा सकते हैं आप? 790 योजन तक। 790 योजन के ऊपर ज्योतिष चक्र है ना आंटी, लेकिन ये तो 900 तक है ना अपना जो मध्य लोक है। तो हाँ, 900 योजन तक है मध्य लोक। तो अपन वहां तक तो जा सकते हैं ना आंटी, ज्योतिष चक्र तक तो? नहीं जा सकते हैं हम। कहाँ ज्योतिष चक्र मतलब देव में, सूर्य विमान में? आपका जो अभी अपन जो सन और बाकी के सोलार सिस्टम, अपना सोलार सिस्टम पूरा भरत में आ जाता है क्या आंटी? नहीं, सोलर सिस्टम तो क्या पता भरत में आ गया, लेकिन हम कोई 1-2 चंद्र और सूर्य को थोड़ी मानते हैं। हमारे असंख्य सूर्य हैं और असंख्य चंद्र हैं, असंख्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं। ओके। हाँ, तो सारा तो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अपना जो चर अचर 2 को मानते हैं आंटी, जो अभी अपन जो सन देख रहे हैं वो किसमें आता है? वो चर है। हाँ, वो चर है, वो अचर नहीं है। और हम देखिए, साइंस से ये मिल नहीं सकता है, साइंस नहीं मानता है जिस ढंग से हम सूर्य चंद्र मानते हैं। लेकिन आज फिर भी साइंस कहने लगा है कि इनके नंबर्स काफी हैं, लेकिन क्या है, कहाँ है, जो हमें विवरण प्राप्त होता है उससे अभी तक ये टैली नहीं हो रहा है। अच्छा आंटी, जो ये 6 खंड है ना भरत के, उसमें अपन कौन से खंड में है और उसमें अर्थ का पोषण कितना होगा उस खंड में? तो ये भरत क्षेत्र है। हाँ, ये भरत क्षेत्र है। हाँ, तो अंदर हम आर्य खंड में यदि हैं तो ये मलेच्छ खंड आ गए इतने, 1 2 3 4 5, और बीच में आर्य खंड में हम हैं। अब कितना है हम नहीं कह सकते, लेकिन टोटल भरत 526 6/19 योजन यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको भारत का नक्शा या अमेरिका का नक्शा ये सब मैं नहीं दिखला सकती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ आपको आ सकता है उसमें। कनक जी बरमेचा हमारे ट्रस्टी हैं, कुछ जिज्ञासा के साथ। आई रिक्वेस्ट कनक आंटी खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कनक जी बरमेचा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शांति जी सुराना दिल्ली से हैं। आई वुड रिक्वेस्ट आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए अपने प्रश्न के साथ। ओके, तेरापन महिला मंडल, आगे नाम नहीं लिखा हुआ है, वे अपना सवाल पूछ सकती हैं।
भीलवाड़ा से बिमला रानी। जय जिनेंद्र मंजू भाई, मैं शांति सुराना। आपने बताया कि ये 24वीं 25वीं विजय नीचे लोक में स्लोपिंग होती हुई गई है, तो ये विजय भी आपने बताया कि दोनों मिलती नहीं है, तो इनके बीच में पहाड़ होते हैं क्या? देखिए इसके बीच में नदी है, मैं दिखाऊं आप? अच्छा, ये नदी भी फिर नीचे जाती है क्या? नेचुरली हाँ। तो ये इस नदी के कारण नीचे जाने के बाद ये दोनों आपस में मिलती नहीं है, फिर मिलेंगी नहीं ये। अच्छा हाँ, मिलेंगी नहीं, डेफिनेटली ये दो विजय मिलेंगी नहीं, नीचे जरूर। और तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लोग का जब आप कराएंगे ना तब देखूंगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हमने लेने की कोशिश की है, और हमने मंजू आंटी का भी बहुत समय लेने की कोशिश की है। सो सीरियसली परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में भाव भरी वंदना, मातृ हृदय प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना, सभी धवल रश्मियों के चरणों में भाव भरी वंदना। कार्य समिति सदस्य जूम और फेसबुक पर हमारे साथ एवं हमारे आज की नाटा, सभी को सादर जय जिनेंद्र। इंडीड इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन, और अब हम इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर दिल से हम एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ एवं गौरव की अनुभूति के साथ आई वुड रियली लाइक टू थैंक हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का गौरव, जैन विदुषी श्राविका गौरव एवं प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित आगम विख्याता और तत्व ज्ञान प्रचेता ऐसी डॉक्टर मंजू जी नाहटा। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है, बिकॉज वी रियली बिलीव बेटर देन 1000 days of diligent study, better than 1000 days of diligent study, one day with a teacher is a great day। और आज हमारे लिए वही था। हम भले ही इतनी बुक्स पढ़ ले या फिर इतने सेशंस अटेंड कर ले, लेकिन आज की जो सेशन का रिजल्ट था या फिर जो उसका कस था, वह सच में 100 क्या 1000 वेबिनार्स को भी पीछे छोड़ता है। और आपके इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें पूरा समय दिया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज जब हमने कहा कि बहुत सारे महिलाओं की और कन्याओं की जिज्ञासा है, सो यू वर वेरी वेरी काइंड इनफ टू से कि 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू ऑल एंड कन्विंस देम रिगार्डिंग दिस। तो सीरियसली अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। और जो भी हमारे दर्शक ऑडियंस आज यहाँ पर जुड़े हैं, जो तत्व मंथन करना चाहते हैं, जो हु वांट टू चर्न देयर माइंड टू गेन मोर नॉलेज, उनके लिए एक खुशखबरी है कि ये जो हमारी सीरीज रहेगी तत्व मंथन की, ये आज तो शुरू हुई है, लेकिन इसका जो पूरा सिलसिला है वह आगे भी चलता रहेगा। समय समय पर हम व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमारे माननीय डॉक्टर मंजू जी नाहटा का सेमिनार सेशन कब होगा और किस समय होगा। तो आप हमसे अवश्य बने रहे। हम चैट बॉक्स में भी देख रहे थे कि बहुत सारे कह रहे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर लीजिए या इस टॉपिक पर लीजिए, पूरे दिन का सेशन लीजिए। तो हम सब आपके जो सारे हमको आपने जो भी सजेशंस दिए हैं उस पर जरूर गौर फरमाएंगे, और मंजू जी से पूरा चर्चा परिचर्चा और मैं कहूँ डिस्कशन करने के बाद परफेक्ट टॉपिक के साथ आपके समक्ष बहुत जल्द अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल पुनः प्रस्तुत होगा। तो आपके प्रति ढेर सारा आभार प्रेषित करते हैं। सभी जो भी हमारे साथ आज पदाधिकारी और अन्य भी सभी लोग जो भी जुड़े हैं, सभी का दिल की अनंत गहराइयों से आभार आभार आभार। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपने मुझे अवसर दिया।